Hey guys, welcome to economics classes. This is Prem. In this video, we are going to discuss the MCQs on microeconomics. This is part 10 of the series. अगर इससे पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो जरूर मेरे चैनल पे जाके आपको वो वीडियोस मिल जाएगी, उनको एक बार देख लीजिए। बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है मैंने सारी चीजें। कोशिश की है कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो, ताकि आपने जो आपका जो एग्जाम है, नेट का जो एग्जाम होगा, अपकमिंग एग्जाम, उसमें आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो ठीक कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि अब ये हमारा रिवीजन कोर्स टिल एग्जाम तक चलेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन ओलिगोपोली अ फर्म व्हाइल डिसाइडिंग इट्स ओन प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी हैज, जो ओलिगोपोली फर्म होती है जब वो अपना प्राइस और आउटपुट डिसाइड कर रही होती है तो he has to take account of the likely reaction of the other firm, या फिर ऑप्शन बी है हैज नॉट टू बॉदर अबाउट अदर फर्म, सी अज्यूम दैट अदर विल नॉट रिएक्ट, डी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली टू द अदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कि वो हमेशा दूसरी फर्म्स के, जो अदर फर्म्स हैं, उनके जो सेम रिएक्शन होंगे प्राइस और आउटपुट को लेके, उनको कंसीडर करेगी। अब इसका क्या कहना हुआ कि इंटरडिपेंडेंस वहां पे है। अब मार्केट के अंदर फ्यू फर्म्स है। बेसिकली ओलिगोपोली का मीनिंग क्या होता है? देयर आर फ्यू फर्म इन द मार्केट। दो चार फर्म्स होगी, एक ग्रुप है। अब उनका जो प्रोडक्ट है, जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है। तो एक के प्राइसेस और आउटपुट लेवल से दूसरे पे फर्क पड़ेगा। अगर एक प्राइसेस कम कर दें तो क्लोज सब्स्टिट्यूट होने की वजह से वहां पे ज्यादा डिमांड हो जाएगी, है ना। इस तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ओलिगोपोली मार्केट होता क्या है और वहां पे क्या क्या चीजें हो सकती है, क्यों वहां पे इंटरडिपेंडेंस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ओलिगोपोली मार्केट का। डिस क्लियर? ओलिगोपोली समझ लेते हैं। आप सबको पता है कि क्या है। यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होती है, या आप ओलिगोपोली को कह सकते हैं कंपटीशन अमंग द फ्यू। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इंटरडिपेंडेंस, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग और सेलिंग कॉस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है ओलिगोपोली के अंदर। ये क्या है? ये नॉन प्राइस कंपटीशन वहां पे रहता है, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो ज्यादा प्राइस भी आप उसमें इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रॉफिट लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं, है ना, आप उसको फ्यू फर्म के केस में ज्यादा कम भी नहीं कर सकते हैं। कम करेंगे तो दूसरे फॉलो कर लेंगे, है ना। कहीं ना कहीं आपका प्राइस सेम सेम रहता है, थोड़ा उसका फर्क रहता है। थोड़ा क्या, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम फर्क होता है, प्राइस लगभग सेम ही रहता है। तो जब प्राइस सेम होगा तो कंपटीशन मार्केट में कैसे होगा? उसको एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग कॉस्ट के थ्रू करते हैं। पब्लिसिटी करेंगे, है ना। जब चीजें एडवर्टाइज करेंगे, लोगों के अंदर अपने प्रोडक्ट को लेके लॉयल्टी क्रिएट करेंगे, तो ऐसे से वो अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। ये फीचर आपको ध्यान में रखने, कहीं भी आपके काम आ सकते हैं। ग्रुप बिहेवियर, एक कॉल्यूजन वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एक प्रकार की मोनोपोली क्रिएट करते हैं। मोनोपोली क्रिएट करने के बाद वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, है ना। जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका फीचर है। और इनडिटर्मिनेटनेस ऑफ डिमांड कर्व फेसिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि डिमांड कर्व ये इनडिटर्मिनेट है। जैसे हमने उसमें फर्म का देखा था, परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल कर्व था। इम्परफेक्ट कंपटीशन के मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक केस में हमने डाउनवर्ड डिमांड कर्व देखा। लेकिन जब ओलिगोपोलिस्ट की हम बात करेंगे, वहां पे ये इनडिटर्मिनेट होता है। अब आप देखेंगे कि कैसे फिर इक्विलिब्रियम पे होगा। तो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन का इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, जो स्विजी के मॉडल में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तब हम वहां पे उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर कार्टेल। कुछ स्टेटमेंट दी गई है आपको बताने की कार्टेल से रिगार्डिंग कौन सा सही है। पहले मैं आपको बता दूं कार्टेल क्या होता है। एक एग्रीमेंट्स होता है आपस में, जो वो फ्यू फर्म है मार्केट के अंदर ओलिगोपोली में, उनका आपस का एक एग्रीमेंट है ना। ज्यादातर केसेस में ये टैसिट एग्रीमेंट इसको हम कहते हैं। एक हिडन में ये एग्रीमेंट होता है, कोई फॉर्मल नहीं होते हैं कार्टेल, ज्यादातर टैसिट ही होते हैं। तो उनका आपस का एग्रीमेंट है, वो मार्केट शेयर करते हैं। या फिर मैंने जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की, तो वो आपस में एक मोनोपोली कह सकते हैं आप, उस तरह का क्रिएट करते हैं। तो उसका फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्टेल ट्रू है।
तो जो पहली स्टेटमेंट है वो इट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग ऑफ इंडिविजुअल फर्म प्रॉफिट। सेकंड जो स्टेटमेंट है, इट डिसाइड्स द टोटल आउटपुट इन द इंडस्ट्री थ्रू विच कार्टेल रिप्रेजेंट्स। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है इट डज नॉट फिक्स द प्राइस एट विच मेंबर सेल देयर आउटपुट। कौन सा सही है? हिंदी में समझा दूं एक बार कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो कार्टेल है वो हमेशा क्या चाहता है कि जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है वो क्यों है, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो व्यक्तिगत जो उत्पादक है उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। या फिर जो कार्टेल है वो डिसाइड करता है कि टोटल आउटपुट इंडस्ट्री में कि कितना होगा, एक कोटा या मार्केट शेयरिंग की बात हो रही है, क्या ये सही है? या फिर ये प्राइस फिक्स नहीं करता है अपने मेंबर्स के लिए, जो भी ग्रुप में मेंबर है उनके लिए प्राइस फिक्स नहीं करता है उनके आउटपुट लेवल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है, राइट आंसर इज सी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट पे फोकस करिए कि इंडस्ट्री के अंदर जो आउटपुट है उसको डिसाइड करेंगे। तो ये मार्केट शेयरिंग में एक इंपॉर्टेंट है, इसको फिक्सेशन ऑफ कोटा भी कहते हैं। तो ये इस तरह का एक कार्टेल के अंदर हमको देखने को मिलता है जिसके थ्रू वो मार्केट को शेयर करते हैं और नॉन प्राइस कंपटीशन से फिर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। इसमें कार्टेल का मीनिंग है और उसके क्या क्या कंडीशंस होती है जब जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। और इसके अलावा दो एक टिपिकल फॉर्म जो कार्टेल के होते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि मार्केट को हम शेयर करते हैं और जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम करते हैं जिसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री प्रॉफिट भी है, ये एक एम होता है कार्टेल का। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और मार्केट शेयर किस तरह से होता है, जिसमें दो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मार्केट शेयरिंग होता है। एक तो नॉन प्राइस कंपटीशन होगा जिसमें हमने एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग कॉस्ट की बात की थी, और दूसरा जो मेथड है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ कोटा फिक्स कर देते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार फिर से इसको रीड करिए कि इसमें क्या क्या चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओलिगोपोली मॉडल इन विच द बिजनेसमैन assumes that his competitor output are fixed and simultaneously decide how much to produce its। एक ओलिगोपोली मॉडल है, एक बेसिकली एक थ्योरी है ओलिगोपोली की, जिसमें एज्यूम करता है बिजनेसमैन या फर्म या प्रोड्यूसर आप कह लो या सेलर कह लो, वो क्या एज्यूम करता है कि वो जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में उसके साथ वो अपने आउटपुट को फिक्स रखेंगे एंड साइमल्टेनियसली डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस इज, और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है ना, दो या फिर दो से ज्यादा। बेसिकली ये मॉडल जो है ये डिओपोली का मॉडल है। तो आपको बताना है ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट होगा, बर्ट्रैंड ओलिगोपोली मॉडल, कार्नोट, स्टैटरबर्ग, चैम्बरलेन। द राइट आंसर इज कार्नोट ओलिगोपोली मॉडल। तो ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच सेलर determines his price on the assumption that his rival will keep his price constant। जो सेलर्स है, एक सेलर है वो अपने प्राइस को डिटरमाइन करेगा इस एजम्पशन पर कि जो राइवल फर्म है, जो दूसरी फर्म है मार्केट के अंदर, वो अपने प्राइसेस को कांस्टेंट रखेगी अंडर कार्नोट मॉडल, बर्ट्रैंड मॉडल, एजवर्थ मॉडल या फिर सैमुअल्सन मॉडल। कौन सा मॉडल हमें ये बताता है? ये डिओपोली के मॉडल है। द करेक्ट आंसर इज बर्ट्रैंड मॉडल। अगर आपने ये पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। इससे पहले कार्नोट मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये बेसिकली क्या है, ये बर्ट्रैंड मॉडल है। उन्होंने कहा था कि वहां पे प्राइस सेट करेगा जो इंडिविजुअल फर्म होगी, वहां पे बेसिकली मार्केट में क्या होगा, दो ही फर्म होंगी और एक फर्म अपना प्राइस इस बेसिस पे डिटरमिन करेगी कि जो दूसरा जो मार्केट के अंदर है, जो दूसरी जो फर्म है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी कि उसका प्राइस इतना है, मैं इसे थोड़ा कम रखूंगा इसलिए मेरा मार्केट का शेयर ज्यादा रहे। और जो दूसरा वहां पे मार्केट में जो सेलर होता है
वो भी इसी को ही एज्यूम करके चलता है, तो वहां पे ये प्राइस वॉर चलता रहता है। ओके, अभी हम समझेंगे कि प्राइस वॉर क्या होता है। अभी मैं डिफरेंस आपको बता दूं कि कर्नॉट और बर्ट्रैंड, इनमें डिफरेंस क्या है। फिर बर्ट्रैंड ने प्राइस कांस्टेंट की बात की है, याद रखना है। कर्नॉट ने आउटपुट कांस्टेंट की बात की है। वो क्या एज्यूम करता है कि जो राइवल फॉर्म है वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो उस लेवल तक प्रोड्यूस करेगा, है ना। राइवल विल कीप हिज प्राइस आउटपुट कांस्टेंट, और फिर इंडिपेंडेंटली फिर वो अपना आउटपुट लेवल डिसाइड करता है। ये प्राइस डिसाइड करते हैं इस मॉडल के केस में, वहां पे आउटपुट लेवल डिसाइड होता है, जो आपने पढ़ा होगा, वेल नाउन है कि 1/3 ऑफ द मार्केट ईच सेलर जो है वहां पे प्रोड्यूस करता है। तो ये समझ आ गया ये दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए समझ लेते हैं कि अब जो बर्ट्रैंड मॉडल ऑफ ड्यूओपोली है वो क्या है। जोसेफ बर्ट्रैंड क्रिटिसाइज कर्नॉट ड्यूओपोली मॉडल। इन्होंने बेसिकली कर्नॉट ड्यूओपोली सॉल्यूशन को क्रिटिसाइज किया था एंड पुट फोर्थ अ सब्स्टिट्यूट मॉडल ऑफ ड्यूओपोली। तो उसका सब्स्टिट्यूट मॉडल दिया था, जैसा मैंने पहले बताया। कर्नॉट था कि आउटपुट लेवल डिसाइड करेगा, क्या ध्यान में रख के क्या एज्यूम करेगा कि दूसरा एक पर्टिकुलर लेवल तक आउटपुट अपना फिक्स रख रहा है। लेकिन जो बर्ट्रैंड था उसने क्रिटिसाइज किया कि नहीं, ऐसा नहीं, प्राइस डिटरमाइन करते हैं। एक जो फर्म होती है मार्केट के अंदर, वो दूसरी फर्म का जो एक प्राइस है उसको ध्यान में रख के, उसको एज्यूम करके कि उसका प्राइस इतना होगा तो मैं अपना प्राइस ये सेट करूंगा। ये बर्ट्रैंड मॉडल है। सिंपल आ गया, दोनों में क्या कॉन्ट्रोडिक्शन है। तो ये कुछ एजम्पशंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखना है। एजम्पशन पहला है कि प्रोड्यूसर फर्स्ट सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट देन प्रोड्यूस द आउटपुट। पहले प्राइस सेट करता है, फिर वो प्रोड्यूस करता है, और उस प्राइस पे वो फिर जो डिमांड हो रहा है उसको ही प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो एडजस्टिंग वेरिएबल है वो प्राइस है, ना कि आउटपुट। और कर्नॉट के मॉडल में इसका विपरीत है, वहां पे एडजस्टिंग वेरिएबल आउटपुट है, प्राइस नहीं है। वहां पे आउटपुट लेवल कितना रखना है वो एडजस्ट करना है हमें। Each producer believes that his rival keep his price constant, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, present level whatever he might himself set. In Bertrand model, it's not very important that the producer should know the correct market demand. ये जरूरी नहीं है कि वो correct market demand के बारे में उसको पता हो कि मुझे कितना प्रोड्यूस करना है। उसे सिर्फ जो जो राइवल फर्म है उसका प्राइस लेवल पता होना चाहिए। There are only two producer producing selling homogeneous product and having identical cost. ये इसका एक इंपॉर्टेंट जो एजम्पशन है। बहुत बार क्या होता है ना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग नहीं है, या फिर एक पर्टिकुलर मॉडल होगा कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इस मॉडल के रिगार्डिंग सही है। जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन से, तो ये स्टेटमेंट्स वाले असर्शन रीजन जो हो गया, या फिर कौन सा इसका पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चंस अब आपसे पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? एक लेवल बढ़ रहा है एग्जाम का। क्योंकि ये क्वेश्चन कब आप ठीक कर पाएंगे, जब स्टेटमेंट 4 दी होंगी, आपको बताना है कौन सी सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, 4 स्टेटमेंट दी है, तो इसका मतलब है आपको एजम्पशन जो हम 4-5 डिस्कस करें, ये 5 पता होनी चाहिए। एक कंप्लीट नॉलेज हो, डिटेल में उसको समझ हो उस मॉडल की, तब वो उस क्वेश्चन को एक कॉन्फिडेंस के साथ ठीक कर पाएगा। ओके, समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं एजम्पशन यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और इसको पढ़िए और इनको याद रखिए, अंडरस्टैंड करिए। तो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कर्नॉट और जोसेफ बर्ट्रैंड मॉडल का। और हमने इसमें प्राइस वॉर की भी बात की थी कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ पे होगा बर्ट्रैंड मॉडल में। कर्नॉट में तो मैंने बताया कि 1/3 वो जो वहाँ पे ड्यूओपोलिस्ट है वो प्रोड्यूस करेंगे, और दोनों जो अगर दोनों का सम कर दे तो 2/3 ऑफ द जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, या 2/3 ऑफ द जो मार्केट है उस उतना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो प्राइस सेट हो रहा है, वहां पे आउटपुट लेवल की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एक प्राइस वॉर आपको देखने को मिलता है। दूसरे का प्राइस इतना, तो मैं इससे थोड़ा कम रखूंगा क्योंकि कंपटीशन के लिए। अगर मैं प्राइस कम रखूंगा तो ज्यादा डिमांड होगी, लेकिन दूसरा भी यही एज्यूम करा, वो भी प्राइस कम करेगा। तो जब इस तरह का एक वॉर चलता है, आप देखते हैं कि वो वॉर तब तक चलता है जब तक उसकी प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए। शायद इस पे क्वेश्चन हो, चलो मैंने बता दिया, तो इससे आपको इजी समझना हो जाएगा कि प्राइस वॉर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू कर्नॉट मॉडल ऑफ ड्यूओपोली। यहाँ कुछ फीचर्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स है आपके सामने, ऑप्शंस है ए, बी एंड सी। कौन सा फीचर कर्नॉट मॉडल को लेके सही है, कौन सा बिलोंग करता है कर्नॉट मॉडल से। मैं पढ़ लेता हूं। इट यील्ड्स डिटर्मिनेट एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द duopolist. It is an adequate representation of Nash equilibrium. If the duopolist combine to form a monopoly, the price changed by them will be less than the equilibrium price without their combining together. कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शंस आर गिवन। कि जो कर्नॉट मॉडल है वो
स्टेबल और डिटर्मिनेट इक्विलिब्रियम आपको देता है। वन थर्ड दोनों, एक स्टेबिलिटी है उसमें, एक आउटपुट लेवल तक वो जाते हैं जिसको वो प्रोड्यूस करते हैं, तो डिटर्मिनेट भी है और स्टेबल भी है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नैश इक्विलिब्रियम है। क्या करते हैं हम, बेसिकली नैश इक्विलिब्रियम एक नॉन कोऑपरेटिव सॉल्यूशन होता है, नॉन कोऑपरेटिव इक्विलिब्रियम आप इसको कह सकते हैं। हम दूसरे का जो है, जो लाइकली डिसीजंस है, उनको तो हम वहां पे देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं प्राइस और आउटपुट के केस में, लेकिन हम लाइकली फिर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं उसको। हम क्या करते हैं, या फिर उसके साथ में हम एक दोनों मिलके या कल्यूजन करके एक स्ट्रेटजी या फिर एक अपना जो प्राइस एंड आउटपुट लेवल है उसको डिटरमिन नहीं करते हैं। मतलब कोऑपरेशन नहीं होगा फर्म के बीच में। देखेगा वो जरूर कि कौन क्या कर रहा है, अपना प्राइस लेवल क्या, आउटपुट लेवल वहां पे वो डिटर्मिनेट कर रहा है, लेकिन जो अपना जो उसका एक प्राइस और आउटपुट लेवल होगा उसको वो फिर इंडिपेंडेंटली ही डिटरमिन करेगा। वो बेसिकली नैश इक्विलिब्रियम। आगे इस पे एक क्वेश्चन है, इसी वीडियो में क्वेश्चन है, तब हम इसको डिटेल से समझेंगे और उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका आंसर करने की हम जरूर वहां पे कोशिश करेंगे। तीसरा मैं पढ़ लेता हूं। इफ द ड्यूपोलिस्ट कंबाइन टू फॉर्म ए मोनोपोली, द प्राइस चेंज बाय देम विल बी लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस विदाउट देयर कंबाइनिंग टुगेदर। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, बहुत लंबी स्टेटमेंट है, आप समझिए। एक मोनोपोली की बात हो रही है, अगर वो मोनोपोली बना ले, मतलब कंबाइन हो जाए, तो जो प्राइस चेंज होगा ना, जो बदला होगा प्राइस में, जो दोनों के इकट्ठे होने पर, कंबाइन होने पर, तो वो होगा लेस देन द इक्विलिब्रियम। नहीं, मोनोपोली के केस में हमेशा प्राइस, आपने यही ध्यान रखना है कि जब मोनोपोली होती है ना, एक प्रकार का सिंगल सेलर इकोनॉमी के अंदर है, तो प्राइसेस हमेशा ज्यादा ही होगी, क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरा उसको मार्केट में उसको बेचने के लिए है नहीं, तो वो तो अपना जाहिर सी बात है प्राइस हाई रखेगा, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, तो वो लेस देन नहीं होगा बल्कि ग्रेटर देन होगा इक्विलिब्रियम प्राइस से, जो कि हमें चैम्बरलिन ने अपने स्मॉल ग्रुप मॉडल में बताया है। इज इट क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे इसको गलत कर दिया, लेकिन ऊपर की दो स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है, ये आप मुझे बता दीजिए। तो ये दोनों सही है और ये रिलेटेड है कर्नॉट मॉडल ऑफ डिओपोली से। इज इट क्लियर? कर्नॉट मॉडल हल्का सा आपको अगर आपने कहीं पे पढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि अब आपको बहुत सारी चीजें इसकी क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पॉल स्वीजी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इन द किंक्ड डिमांड कर्व द पॉइंट ऑफ किंक। अब हम किंक डिमांड कर्व की बात करेंगे। इससे पहले के जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, उसमें हमने ओलिगोपोली मार्केट डिस्कस किया था, उसके फीचर्स हमने वहां पे देखे थे कि क्या क्या फीचर थे, जिसमें ये जो डिटर्मिनेटनेस ऑफ डिमांड कर्व है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर है। फ्यू फर्म मार्केट के अंदर है, तो वहां पे किंक डिमांड कर्व आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है ओलिगोपोली मार्केट का, गिवन बाय पॉल स्वीजी। तो ये हमें क्या बताता है, पहले इसके ऑप्शंस पे आ जाते हैं। क्वांटिटी रिजिडिटी, द प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी, प्राइस रिजिडिटी, या फिर क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट डाटा। तो ये क्वांटिटी और प्राइस रिजिडिटी, बेसिकली ये बहुत सारे लोग इसको क्वांटिटी रिजिडिटी और प्राइस रिजिडिटी दोनों कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या है, प्राइस रिजिडिटी हमें शो करता है। तो ये प्राइस रिजिडिटी क्या है ये हम समझ लेते हैं, ये हमें इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लियो, which of the following is not true about स्वीजी किंग डिमांड कर्व। कौन सा सही नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे जहां पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शंस पढ़ लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो देख लीजिए। मैंने भी डिटेल्स इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि हम अब इस क्वेश्चन के बाद इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो ए है, ये गलत है। पहली स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर इज ए। ये गलत है कि ओलिगोपोलिस्ट जो है, जब वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो दूसरे जो राइवल फर्म्स मार्केट के अंदर है वो भी प्राइसेस इंक्रीज करती है। ये गलत है। अगर आप इसको समझेंगे जेन्युइनली कि 4-5 लोग प्रोडक्शन मार्केट में कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो सेम मैं ये कहूं कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है। तो अब देखिए, अगर कोई फर्म अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दे,
तो दूसरे उसको फॉलो क्यों करेंगे? उनके लिए तो फायदा है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइसेस अगर बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर किसी पर्टिकुलर फर्म ने प्राइसेस इंक्रीज किए तो उसकी डिमांड में कमी आएगी। जो वो डिमांड में उसके कमी आई, वो अब शेयर किसको मिलेगा? बाकी फर्म्स को। उनका तो ज्यादा फिर सेल हो रहा है, उनका ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनका मतलब प्रॉफिट उनका बढ़ रहा है। तो ये नहीं होगा, ये गलत है पहली स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट थी कि वो प्राइसेस को डिक्रीज करता है और बाकी भी डिक्रीज करना चाहते हैं। तो ये तो सही होगा, कोई प्राइस डिक्रीज करे तो उसको फॉलो करेगा। एक फर्म जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए क्या करेगी कि मेरा रेवेन्यू बढ़े या मेरा शेयर मार्केट में बढ़े, अपने प्राइस कम कर देगी। लेकिन दूसरे जो फर्म है वो देख लेंगे कि उनका जो आउटपुट और प्राइस का जो डिटर्मिनेशन के उनके डिसीजन क्या है, तो वो भी फिर वैसे ही रिएक्ट करेंगे। जब वही वो भी अपना प्राइस कम कर देंगे। प्राइस कम कर दिया तो उसके पहला जो फर्म था उसके प्राइस करने का कोई मतलब नहीं रह गया, वो उसी शेयर पे मार्केट में रहा। तो यही वो प्राइस रिजिडिटी है जिसकी हम बात किंग डिमांड कर्व में करते हैं। और अबव द किंक, आप एक बार डायग्राम देख लीजिए तब आपको क्लियर हो जाएगी कि किंक है क्या चीज। इस तरह का डिमांड कर्व होता है लिगोपली में, ये आप देख रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी। तो ये एक बेसिकली दोनों तरह की रिजिडिटी हम इसको कह सकते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है। ये प्राइस यहाँ पे ओपी है और ओएम क्वांटिटी जो है वो डिटरमिन हुआ है। अब यहां से अगर हम इसको देखें, प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाएं तो इलास्टिसिटी ज्यादा है, मतलब अगर आप प्राइस थोड़े से भी बढ़ा दें तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। तो आप प्राइस इंक्रीज करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्केट में कम हो जाएगा, तो आप के पॉइंट से अबव जा ही नहीं सकते हैं। अगर आप प्राइस कम करेंगे तो आपको बाकी लोग फॉलो कर देंगे, बाकी लोग फॉलो करेंगे तो आप उसी पॉइंट पे दोबारा आ जाएंगे या बैक हो जाएंगे, क्योंकि अब बाकी जब एक साथ सारे लोग आएंगे तो फिर से शेयर बराबर ही मार्केट का रहेगा जब आपको फॉलो करेंगे लोग। तो इसलिए किंक्ड डिमांड कर्व है। और जो इसका अबव पोर्शन है वो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि फ्लैटन कर्व है, डी 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 के का जो पोर्शन है डिमांड कर्व का वो फ्लैटन है। इसका मतलब इलास्टिसिटी जो है इसकी ग्रेटर देन 1 है, आगे इसका स्टीपर स्लोप है, तो ये लेस इलास्टिक होता है, ये हेट्रोजीनियस गुड के केस में। तो ये मॉडल दिया था पॉल एम स्वीजी ने। ये बेसिकली प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग नहीं है। इन्होंने इसमें अपने मॉडल में क्या किया है कि एक बार अगर प्राइस और क्वांटिटी कॉम्बिनेशन अगर डिटरमिन हो गया मार्केट के अंदर, तो जो वो प्राइस वहां पे डिटरमिन हुआ है वो फिर प्रॉफिटेबल नहीं होगा अगर आप उसमें चेंज करेंगे, वही लेवल ही रहेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इज इट क्लियर? तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इस बार इसको आप एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए अगर आपको किसी तरह का इसमें दिक्कत है। हाँ, अगर आपको इस क्वेश्चन जो हमने 2 क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कस किए और ये जो छोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आप तक ये चीज पहुंच जाए और आप इसको अंडरस्टूड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कर्नॉट मॉडल डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कर्नॉट मॉडल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? शायद हम पहले भी कर चुके हैं, या फिर यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑप्शन देख लो कि सोल्यूशन स्टेबल है। ऑप्शन बी, ईच duopolist assume the other will keep its price constant. C, the duopolist do not recognize their interdependence. D, each duopolist assume the other will keep its quantity constant. ध्यान से देखिए, सोल्यूशन स्टेबल था, याद होगा आपको, स्टेबल है। जो duopolist है दूसरा, जो दूसरी फर्म है वो अपना प्राइस कांस्टेंट रखेगी, क्या ये एज्यूम करता है डियोपोलिस्ट? या फिर अपना इंटरडिपेंडेंस वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं? और जो चौथा ऑप्शन है कि जो डियोपोलिस्ट है वो ये एज्यूम करेगा कि जो राइवल फर्म है वो अपनी क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी है, क्योंकि हमसे जो पूछा गया था वो था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये सही है, लेकिन वो जो एज्यूम करता है वो एज्यूम करता है कि अदर फर्म विल कीप इट्स क्वांटिटी कांस्टेंट।
क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेगा, ना कि प्राइस, इसलिए ये गलत है। प्राइस किसमें, अगर आपको याद हो तो आप मुझे बताइए कि प्राइस कांस्टेंट ये किसने बात की थी, ये बात की थी बर्ट्रैंड ने। ओके, और सी जो ऑप्शन है ये भी सही है, ये अपनी इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। और फिर बाद में लेटर ऑन चैम्बरलिन ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, वो इंटरडिपेंडेंस वहां पे कनॉट का उन्होंने बेसिकली उसी मॉडल को आगे बढ़ाया था, लेकिन उनका सिर्फ एक इंप्रूवमेंट ये था जो कर्नॉट ने अपने मॉडल में कहा था कि डियोपोलिस्ट डू नॉट रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस, उन्होंने कहा कि डियोपोलिस्ट रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस, कि वहां पे इंटरडिपेंडेंसी है दोनों फर्म के बीच में और वो रिकॉग्नाइज करती है दोनों फर्म एक, तो फिर वो इकट्ठा फिर प्रोड्यूस करने लग जाती है कि भाई जो हम अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं हम इसमें हम दोनों को घाटा है, ऐसा करते हैं दोनों मिलकर एक प्राइस सेट कर देते हैं और उस पर प्रोड्यूस करते हैं, जिस जो हमने मोनोपोली प्राइस डिस्कस किया था, तो वो कंसेप्ट चैम्बरलिन का है। तो कर्नॉट मॉडल इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नॉन कोऑपरेटिव गेम्स इट इज, अब नॉन कोऑपरेटिव गेम की बात है, दो तरह के सोल्यूशन होते हैं स्ट्रेटेजिक बिहेवियर में, एक कोऑपरेटिव सोल्यूशन है, दूसरा नॉन कोऑपरेटिव है। तो नॉन कोऑपरेटिव क्या है, तो इसमें जो है इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वन ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वन ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू रिड्यूस द लाइकली रिस्पॉन्सिंग अकॉर्डिंगली, या फिर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस ओपोनेंट लाइकली रिस्पॉन्सेस, नॉट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस ओपोनेंट व्यू। कौन सा सही होगा, द राइट आंसर इज बी। इसमें हम क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेटिव गेम का क्या मतलब हुआ कि इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वन ओपोनेंट, जो राइवल है या ओपोनेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझते हैं और लाइकली रिस्पॉन्स और उसके अकॉर्डिंगली डिड्यूस, उनको हम देखते हैं डिड्यूस द लाइकली रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, फिर हम अपना जो रिएक्शन वहां पे देते हैं इंडिपेंडेंटली। ओके, तो ये नहीं होगा कि अंडरस्टैंड करेंगे और लाइकली रिस्पॉन्सेस नहीं होंगे, हम फिर अपने लेवल पे इंडिविजुअली या फिर इंडिपेंडेंटली जो हमारा वो रिएक्शन होगा, तो उसको कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव, जिसे नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो जो कोऑपरेटिव सॉल्यूशन है वो इसका एंटी हो गया, और इसको नैश इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। जॉन एफ नैश का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर ये मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नैश इक्विलिब्रियम को दिया। और ये क्या होता है, ये वो इक्विलिब्रियम लेवल होता है जहां पर क्या होगा, जो एवरी फर्म्स होगी वो क्या देखेगी कि जो प्रेजेंट स्ट्रेटजी है उसकी वो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है, ठीक है। दूसरे फर्म की जो स्ट्रेटजी है तो होगा ही ऐसा, जब आप इंडिपेंडेंटली रिएक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, आप दूसरी फर्म का देख रहे हैं कि उनका क्या डिसीजन है, वो क्या उनके क्या एक्टिविटीज है, उसको ध्यान में रख के आप अपना जो डिसीजन है वो इंडिपेंडेंटली लेते हैं। तो क्या लगता है, हमेशा जो फर्म है उसको लगेगा कि मेरी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है, जो दूसरे लोगों को मैंने देख लिया है उनकी प्रेजेंट स्ट्रेटजी क्या है, उसको देख के जो मेरी स्ट्रेटजी है वो ऑप्टिमम होगी। तो मार्केट के अंदर ऐसा ही होगा, सभी फर्म यही सोचेगी। तो ये नैश इक्विलिब्रियम है, कॉपरेट नहीं करेगी, एक दूसरे से कंपीट करेगी, और जो कि हमने कर्नॉट के एनालिसिस में भी हमने इसका जिक्र किया था। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो बेसिकली था ओलिगोपोली मार्केट पर। ऐसे ही और वीडियो मैं लेके आऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।